नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कल्पना, सौंदर्य और जीवन दृष्टि के बारे में बताऊंगी। कल्पना, सौंदर्य और जीवन दृष्टि क्या है? क्योंकि विद्यार्थियों को ज़्यादा समझ नहीं आता कि ये दोनों चीज़ क्या है। अगर उन्हें काव्यांश दिया गया है और काव्यांश की पंक्तियों में कल्पना शक्ति कवि के अनुसार क्या है या जीवन दृष्टि क्या है वह लिखने को आती है तो वह नहीं लिख पाते। तो मैंने दो ऐसे टॉपिक लिए हैं। तो पहले हमें जान लेना है कल्पना क्या है। कल्पना मतलब नई सोच, नई संरचना जिसको हम बोलते हैं। कल्पना का मतलब होता है कि नई सोच। और सौंदर्य क्या मतलब? सौंदर्य मतलब सुंदर, मतलब नई सोच में जो सुंदरता झलकती है वह कल्पना सौंदर्य है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कल्पना के बारे में लिखा है कि कल्पना क्या है। और कल्पना दो भागों में विभाजित है, मतलब उसके दो भाग हैं। उनके बारे में हम थोड़ा सा पहले जान लेंगे, उसके बाद मैं आपको कवि के अनुसार कल्पना सौंदर्य के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जानते हैं कल्पना क्या है। किसी वस्तु या स्थिति के बारे में सोचना और तरह तरह के चित्र मन में खींचने की क्रिया कल्पना है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं तो वह हमें वस्तु मिलती तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम तरह तरह से विचार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ खरीदनी है, कोई खिलौना लेना है बच्चे के लिए, तो बच्चे क्या करेगा, उसको पहले अगर आप बता दो कि हम आपके लिए खिलौना लाए हैं या लेने जा रहे हैं, तो उसके बारे में वो तरह तरह से विचार करने लगता है कि मम्मी ऐसा लाना, मम्मी वैसा लाना, इस रंग का होना। तो ये सारे विचार क्या है, मतलब मन में चित्र बनाना ही कल्पना है। कल्पनागत अनुभव से संबंधित होती है, मतलब कल्पना गत अनुभवों से संबंधित होती है। इसमें नवीनता का तत्व पाया जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि कल्पना यानी नई सोच की संरचना। कल्पना दो प्रकार से की जाती है या कल्पना के दो भाग हैं। उसमें है दिव्य स्वप्न कल्पना, उसको हम मानसिक उड़ाने भी कहते हैं। मानसिक उड़ाने कैसे, ये जान लेते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत का निर्माण करता है जो व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करते हैं, इस प्रकार की कल्पना से सभी व्यक्ति लाभान्वित हो सकते हैं। अब इन पंक्तियों को समझेंगे कि ये वाली कल्पना है दिव्य स्वप्न, इससे सारे व्यक्ति, मैं आप सभी लाभान्वित हो सकते हैं। आपने कल्पना कर ली कि मेरे को 1 करोड़ रुपया प्राप्त हो गया, कहने से प्राप्त तो नहीं हो जाता, लेकिन क्या है, हमें उससे मानसिक संतुष्टि थोड़ी सी प्राप्त होती, हाँ शायद मिल जाए, ऐसा सोच होता है। तो ये कल्पना सभी लोग कर सकते हैं। कोई किसी वस्तु के लिए कर सकता है, कोई कुछ सोच सकता है, कोई और अच्छी अनुभव कर सकता है कि हमें ये प्राप्त हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। ये सब दिव्य स्वप्न के रूप में हमारे आत्मा में या मन में आती रहती हैं। यही कल्पना मानसिक रोगी का लक्षण होती है। जो मानसिक रोगी होते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में सोचते रहते हैं, बैठे रहते हैं, ये एक लक्षण भी हो सकती है। तो दिव्य स्वप्न कल्पना की उड़ाने हर कोई करता है। अब आते हैं दूसरे, सृजनात्मक कल्पना। सृजनात्मक मतलब सृजन, मतलब निर्माण। निर्माण किस चीज़ का, अब जानते हैं। ऐसी कल्पना जिसके द्वारा कलात्मक, साहित्य, वैज्ञानिक एवं सृजन आदि रचना कार्य किए जाते हैं। ये रचनाएं प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर सकता है। मतलब ऐसी कल्पना जैसे साहित्य के जो
रचता है उसमें बुद्धि तत्व होता है, बुद्धि के द्वारा वह साहित्य का निर्माण करता है, वह नई नई कविताओं को लिखता है, लेख लिखते हैं, तो कलात्मक साहित्य में भी सृजन होता रहता है। वैज्ञानिक क्या करते हैं, नई नई खोजें करते हैं, तो नई नई खोज करते हैं, वे अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो जैसे नई खोज में वैज्ञानिक क्या गए, कोरोना का टीका आ गया या कोई और चीज़ें उन्होंने इजाद कर ली। कभी कभी ये चीज़ें नुकसानदायक भी होती हैं। मान लीजिए जो परमाणु बम बन जाते हैं, नई खोज है, अच्छी है, लेकिन एक देश दूसरे देश से डरता रहता है। तो जो वैज्ञानिक सृजन है वह कभी कभी नुकसान भी कर जाता है। जैसे मान लीजिए अब कलात्मक साहित्य में कैसे नुकसान हो सकता है, कला बहुत विस्तार रूप से फैली हुई है, तो साहित्य के माध्यम से क्या होता है, कभी अपने विचार व्यक्त करता है, अगर वह चाहे लेखन से कुछ भी कर सकता है, वे अच्छी सोच भी डाल सकता है, किसी को भड़का सकता है, पत्र पत्रिका के द्वारा लेख लिख सकता है। तो जो सृजनात्मक कल्पना है वह नुकसान भी कर सकती है और फायदा भी दे सकती है। तो ये जो सृजनात्मक कल्पना है, इसमें जो रचनाएं होती हैं वह सिर्फ प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर सकता है। प्रतिभाशाली मतलब वो किसी चीज़ में तो निपुण होगा। अगर मान लीजिए वो पेंटिंग बना रहा है तो उसमें वो निपुण होना चाहिए, अगर लेख लिख रहा है तो उसमें निपुण होगा, अगर वैज्ञानिक है तो उसमें निपुण होगा। मतलब जो ये सृजन कल्पना है इसको एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर सकता है। अब हम थोड़ा सा कल्पना के गुण के बारे में जान लेते हैं कि कल्पना में क्या गुण है। कल्पना का संबंध आत्मा और मन से होता है। जो हम अपने मन में विचार लाते हैं या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसका सीधा संबंध मन से होता है। उसके बाद कल्पना प्रतिभा की उपज है। प्रतिभा की उपज कैसे, मतलब कल्पना प्रतिभाशाली व्यक्ति करता है तो क्या हुआ, उसकी उपज प्रतिभा, प्रतिभा के द्वारा ही कल्पना उजागर होती है। अगर प्रतिभावान व्यक्ति नहीं होगा तो वह कल्पना अच्छी नहीं कर पाएगा। कल्पना अंतःप्रेरणा की सामग्री आदि से सामग्री ग्रहण करती है। मतलब कल्पना जो है आंतरिक मन भाव इन सब चीज़ों से सामग्री ग्रहण करती है। कल्पना के बिंबों को नए रूप में ढाल देती। कल्पना बिंबों को नए रूप में डाल दी। कल्पना क्या है, जो बिंब, बिंब क्या होता है, आईना। प्रत्यक्ष रूप में कुछ चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप में दिखती हैं, तो बिंब क्या है, बिंब जैसे इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो आप उसमें डिटेल में बताऊं। बिंब का अर्थ होता है आईना। मतलब कल्पना के जरिए से वह अपनी लेखनी के माध्यम से बिंबों को नए रूप में ढाल लेता है कवि। तो हमने अभी आपको कल्पना क्या है और कल्पना के कितने भेद है उसके बारे में बताया। अब हम बताएंगे कल्पना सौंदर्य क्या है। अब मैं आपको कल्पना सौंदर्य के बारे में बताऊंगी कि कल्पना सौंदर्य काव्यांश में कैसे प्रस्तुत करता है कवि। कल्पना के माध्यम से कविता में कवि विशेष सौंदर्य की सृष्टि करता है। विशेष सौंदर्य की सृष्टि इस प्रकार से वह करता है, वह कविता के माध्यम से या अपनी कल्पना के माध्यम से कविता में साधारण को असाधारण और असंभव को असंभव, अमूर्त को मूर्त दिखाता है। तो वह अपनी कल्पना के माध्यम से कुछ भी कर सकता है। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इन पंक्तियों में कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच सकती वहाँ कवि की सोच पहुँच जाती है। तो कल्पना सौंदर्य के माध्यम से
कवि की सृजन शक्ति का चरमोत्कर्ष कल्पना में निहित है। मतलब कवि जो भी कल्पना के जरिए कुछ भी निर्माण करता है वह शक्ति उसकी कल्पना में ही निहित रहती है। इसका काव्य में असाधारण स्थान होता है। जो कल्पना शक्ति है वह काव्य में असाधारण रूप में दिखाई देती है। भावों का विस्तार मतलब कवि के जो भाव होते हैं और सुगठित रूप कल्पना तत्व पर निर्भर होता है। जो भावों का विस्तार और सुगठित अच्छी तरह से गुंदा हुआ, जो भावों का विस्तार होता है अच्छी तरह से पंक्तियों में पिरोया हुआ जब होगा तभी कल्पना होती है। यानी कल्पना का तत्व भाव और उसके जो शब्द हैं उस पर अधिक निर्माण करता है। तो कल्पना का अर्थ है यहाँ पे नई सोच। नई सोच मतलब नया निर्माण करना, यानी नई संरचना का निर्माण करना। कवि के निर्माण में कोई सीमा नहीं होती। कवि के निर्माण में सीमा इसलिए नहीं होती कि उसकी जो कल्पना शक्ति है वह कुछ भी कर सकती है। साधारण को असाधारण दिखा सकती है, कुछ भी कर सकती है। कल्पना की अपरिमित शक्ति के कारण कवि साक्षात ईश्वर से भी स्पर्धा कर लेता है। सोच लो, सोच तो कुछ भी सकते हैं, इसलिए उस शक्ति के कारण वह अपने को ईश्वर से भी स्पर्धा मतलब तोल सकता है। क्योंकि सच्चाई तो है नहीं, कल्पना है। काव्य में रमणीयता मतलब मधुरता तभी आती है जब चमत्कारिकता और आनंद की सृष्टि कल्पना से संभव हो। अच्छी तभी लगेगी जब उसमें मधुरता हो, कुछ चमत्कार हो, कुछ चीज़ें होनी चाहिए। कल्पना तत्व काव्य में अति महत्वपूर्ण है। कल्पना तत्व जो है काव्य में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कवि अपनी कल्पना के माध्यम से ही या लेखनी के माध्यम से ही सत्य को अपनी कलम से लिखता है। सुनी सुनाई बातों को देखता तो नहीं जाके, लेकिन उसने सुना है तो उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए वह कल्पना करता है और तब वह अपनी लेखनी के माध्यम से उसको लिखता है। कल्पना तत्व काव्य में अति महत्वपूर्ण है, जैसा बता ही चुकी हूँ, परंतु ये तभी संभव है जब कवि के भावों में सहज भाव हो और योग्यता हो। कल्पना कहने का तात्पर्य ये है कि कवि में योग्यता होनी चाहिए, प्रतिभा होनी चाहिए, उसके भावों में सहजता हो, तभी वह कल्पना अच्छी होगी। केवल कोरी और विचित्र कल्पना से काव्य में रमणीयता नहीं बनती। मतलब सिंपल साधारण या उटपटांग वाक्यों के द्वारा कल्पना विचित्र हो जाती है, अच्छी नहीं हो सकती। कल्पना की प्रभाव क्षमता मतलब जो कल्पना कवि ने अपनी पंक्तियों में डाली है उसकी प्रभाव क्षमता मतलब कितनी प्रभावशाली है। और सफलता कल्पना तत्व के उसकी सफलता कल्पना के तत्व यथा योग निर्मित पर निर्भर होती है। कल्पना की प्रभाव क्षमता और सफलता कल्पना तत्व के यथा योग कल्पना के जो तत्व हैं उनके दोनों योग से निर्मित होती, यानी सहज भाव होने चाहिए और योग्यता होनी चाहिए, तभी कल्पना अच्छी बनेगी। तो कल्पना सौंदर्य क्या है? मैंने आपको बताया कि कल्पना वह है जो कवि सोचता है, नई सोच डालता है, भावनाओं के माध्यम से अपनी लेखनी को उजागर करता है। जो भी वह लिखता है वह चाहे तो
कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए एक स्त्री है, अति सुंदर नहीं है, लेकिन अगर वह उसके रूप का वर्णन इतनी अच्छी तरीके से करेगा तो वह उसकी पंक्तियों में वह स्त्री सुंदर दिखाई देगी। हकीकत में तो वह सुंदर नहीं है। तो कल्पना जो है हकीकत से कोसों दूर होती है। इसलिए कवि को काल्पनिक कवि भी कहा जाता है कि कल्पना में वह हमेशा खोया रहता है। तो कल्पना जो है सच्चाई से परे होती है, सच्चाई से बहुत दूर होती है। तो आज मैंने आपको कल्पना सौंदर्य के बारे में थोड़ा बताया, लेकिन अब अगर आपको काव्यांश या पद्यांश दिया जाता है तो उसमें आपको लिखने को होता है कल्पना सौंदर्य लिखिए। तो उसमें आपको ये देखना होगा कि कवि ने किस सौंदर्य से, मतलब किस सोच से या क्या कल्पना उसमें डाली है, क्या सोच डाली है। तो वह सोच को उजागर करना ही कल्पना सौंदर्य है। कल्पना सौंदर्य को लिखते समय हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हम जब कल्पना सौंदर्य कवि के लिख रहे हैं उस पद्यांश के लिए, तो हमें एक एक जो शब्द हैं उन पे ध्यान देना पड़ता है कि किससे क्या संबंधित शब्द है। उसके बाद आता है जीवन दृष्टि। जीवन दृष्टि क्या है? जीवन दृष्टि से संबंधित कभी कभार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जीवन और दृष्टि, दृष्टि मतलब देखना, जीवन मतलब जीवन जगत के बारे में कैसी दृष्टि है, मतलब संसार के बारे में कैसी दृष्टि है, तो उसके बारे में कभी कभी आपको प्रश्न आते हैं। तो जीवन दृष्टि क्या है जानते हैं। काव्य एक उद्देश्य सहित रचना है। काव्य में समाज के लिए सकारात्मकता होती है, उसे ही जीवन दृष्टि कहा जाता है। जो काव्य होता है उसमें समाज के लिए कुछ प्रेरणादायक चीज़ें होती है, अच्छी सोच होती है। तो रचनाकार की दृष्टि सदैव ही उस सृजन, मतलब वो जो रचना का निर्माण कर रहा होता है उस पर केंद्रित होती है। इसलिए केंद्रित होती है क्योंकि वह समाज को कोई पथ प्रदर्शन, मतलब कोई रास्ता दिखा सके उन पंक्तियों के माध्यम से। जब कवि कोई रचना करता है तो अच्छे उद्देश्य से करता है। कवि या रचनाकार जो रचना कर रहा है वह समाज में उसका अच्छाई दिखे, उस रचना में कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे समाज कुछ सीख ले, तो अच्छे उद्देश्य से रचना की जाती है। यानी समाज तक अपनी भावनाओं को पहुंचाता है। काव्य में समाज के लिए जो अच्छी सोच है वही जीवन दृष्टि है। काव्य की जो पंक्तियां हैं, कवि ने उसमें कुछ अच्छी सोच डाली है, वही अच्छी सोच जीवन दृष्टि है। जीवन के प्रति जो कवि का नज़रिया, अब यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा लिखा है कि जीवन दृष्टि कवि के नज़रिए से पंक्तियों में झलकती है। मतलब समाज के लिए जो भी नज़रिया है कवि का या किसी चीज़ के लिए नज़रिया है, वही नज़रिया जीवन दृष्टि है। तो मैंने आपको कल्पना सौंदर्य के बारे में बताया और जीवन दृष्टि के बारे में बताया कि कल्पना के माध्यम से कवि कुछ भी रचना कर सकता है, उसकी सोच कहीं तक भी जा सकती है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।